आज इस परिचर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार एवं स्तंभकार डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको आमंत्रित करने से पूर्व मैं एक संक्षिप्त सा परिचय अब हमारे दर्शकों और श्रोताओं को देना चाहूंगा। समीक्षक एवं स्तंभकार के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर अग्रवाल कथा साहित्य की आलोचना में विशेष रुचि रखते हैं। विभिन्न विधाओं की नई से नई पुस्तक की जानकारी हमें विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होने वाले पुस्तक समीक्षा स्तंभों से आपके द्वारा जो रचे जाते हैं उनसे हमें प्राप्त होती है। समसामयिक विषयों एवं सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर आपकी पुस्तकें समाज का आज जो देश हम बना रहे हैं, समय की पंचायत, सचेत का सत्य पर्याप्त चर्चित रही है। आपकी हालिया प्रकाशित पुस्तक आधी आबादी के किस्से भी खूब पढ़ी और सराही जा रही है। अंग्रेजी से हिंदी में कतिपय महत्वपूर्ण कृतियों का अनुवाद एवं यात्रा वृत्तांत की पुस्तकें आखिर देखी एवं देश परदेश भी प्रशंसित चर्चित रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल को पूर्णावतार पर अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सुंदरम जी। आदरणीय महेश दर्पण जी ने अपने बहुत ही सुविचारित वक्तव्य में इस नाटक पूर्णावतार पर सभी पक्षों से विचार कर लिया है। सच बात तो ये है कि मैंने अपनी बात कहने के लिए जो बहुत सारे बिंदु नोट किए थे उनमें से अधिकांश महेश जी के वक्तव्य में आ गए हैं और इसलिए अब मेरे लिए अपना ट्रैक बदलना जरूरी हो गया है। मैं, जैसा आप जानते हैं, डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी से बहुत पुरानी आत्मीयता है। लगभग 50 वर्षों के हमारे संबंध हैं और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं एक व्यक्ति के रूप में और एक लेखक के रूप में उन्हें बहुत नज़दीक से जानता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि उनकी अधिकांश किताबें मेरे पास हैं और मैंने उन्हें पढ़ा है। मैंने ये पाया है कि हेतु जी का मन कथा साहित्य में सबसे ज्यादा रमता है। इन दिनों वे कथेतर भी खूब लिख रहे हैं, वैचारिक गद्य भी उन्होंने खूब लिखा है, लेकिन कहानी उपन्यास में उनका मन रमता है और कहानी उपन्यास में वे वर्तमान से मुठभेड़ करते हैं। गांव का जीवन उनको बहुत आकर्षित करता रहा है। उनकी बहुत सारी कहानियां ग्राम केंद्रित कहानियां हैं। एकाध नाटक उन्होंने किसी पाठ्यक्रम के लिए लिखा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए, लेकिन शायद नाटक उन्होंने अधिक नहीं लिखे। एक कविता संग्रह भी उनका पिछले दिनों आया था, लेकिन कविता भी शायद उनकी विधा अब नहीं रह गई। शुरू उन्होंने शायद कविता से किया होगा, लेकिन अब कविता उनकी विधा नहीं रह गई। ऐसे में मेरे लिए पूर्णावतार काव्य नाटक एक चौंकाने वाली चीज रहा। दोनों तीनों कारण, नाटक, वो भी काव्य नाटक, और एक पौराणिक कथानक पर लिखा हुआ नाटक। ये मैं जानता हूं कि पौराणिक संदर्भों का जितना ज्ञान, जितनी जानकारी और जितना अध्ययन हेतु जी का है, उतना बहुत कम लोगों का आपको हमारे आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने उस तरफ लेखन में कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो वैसे में मेरे मन में भी एक सवाल बराबर ये उठता रहा कि आखिर क्यों उन्होंने कहानी उपन्यास की दुनिया छोड़कर और निबंधों को छोड़कर जो उनके पोते ने सवाल किया, उस सवाल का जवाब देने के लिए एक नाटक लिखना जरूरी समझा। और वो नाटक भी, वे तो गद्य के लेखक जाने जाते हैं, पद्य में क्यों लिखा। फिर एक और बात मुझे बेचैन करती है। देखिए, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उनका फ्रेम इतना रूढ़ हो चुका है
कि लगता है उसमें कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जो भी चरित्र हैं, चाहे वो कृष्ण का हो या गांधारी का हो या शकुनी का हो या वेदव्यास का हो, वे हमारे इतने जाने पहचाने हो चुके हैं कि उनमें आप कोई बहुत लिबर्टी नहीं ले सकते। अब उस बिल्कुल एक सांचाबद्ध चरित्र के भीतर अगर आपको अपनी कुछ बात कहनी है तो वो अतिरिक्त श्रम और अतिरिक्त प्रतिभा की मांग करेगी। आप अगर एक स्वतंत्र कहानी लिखें तो आप पूरी तरह आजाद हैं अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए, लेकिन अगर गांधारी के मुंह से आप अपने मन की बात कहलवाना चाह रहे हैं तो ये एक तरह से तलवार की धार पर चलने का काम हो जाता है। तो ये चुनौती मेरे लिए बड़ा सुखद है कि हेतु जी इस 85 की उम्र में ये चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, न केवल स्वीकार कर रहे हैं बल्कि तलवार की धार पर सफलतापूर्वक चल रहे हैं। मैं इसे एक कविता के रूप में इस किताब को पढ़ रहा था और जैसा महेश जी भी कह रहे थे कि वो बाकायदा उसमें कविता की लय का निर्वाह कर रहे हैं। कविता है और वो कोई जो मैं किसी अवमानना के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसी हमारी आज की गद्यात्मक कविता है वैसी कविता नहीं है। बाकायदा इसमें लय का निर्वाह हो रहा है और उसके बाद भी कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक भी शब्द व्यर्थ आ रहा है, कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि तुक मिलाने के लिए उन्हें कोई असंगत बात करनी पड़ रही है, और कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वे केवल गांधारी या जो भी चरित्र इस किताब में है उनकी पुनर्रचना न करके केवल उसकी कॉपी कर रहे हैं, वे हर चरित्र को नया आयाम भी दे रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैं जब गांधारी को पढ़ रहा हूँ इस किताब में तो मैंने 2 जगह मार्क किया है और मुझे लग रहा है ये गांधारी के मुंह से जब ये बात निकल रही है तो उसके पूरे परिवेश के कारण ये बात निकल रही है और वो बात आज की है। गांधारी और धृतराष्ट्र का संवाद है, ये पृष्ठ 36 पर आता है। गांधारी कहती है, ये इतिहास भी अजीब है, उसी को बना डालता है मानक वीरता का, जो कायरता के बहुत करीब है। अब ये कथन भी है, सूक्ति भी है, बड़ी मारक बात भी है और बहुत अर्थपूर्ण बात भी है। और ये बात न केवल उस युग के लिए, आज के युग के लिए भी सही है। अगर आज के युग के लिए ये बात प्रासंगिक ना हो तो फिर नाटक में लिखने का औचित्य क्या रह जाएगा। आज उस कथानक को लेकर कोई नाटक आज का रचनाकार लिखेगा ही क्यों। इसी संवाद में आगे गांधारी फिर कहती है, यह मर्यादा युग युग तक चलेगी, पति चाहे जैसा हो, पत्नी तो अंधी ही रहेगी। ये बहुत बहुत खतरनाक कथन है, लेकिन गांधारी के मुंह से ये सुनना आपको भीतर तक हिला जाता है। हम लोग किस समय में रह रहे हैं, ये हमारी जो शताब्दी है, क्या उस शताब्दी में भी आज स्थिति की ये स्त्रियों की नियति नहीं रह गई है। तो ये जो आज की पीड़ा हेतु जी अपने नाटक में लेकर आए हैं, ये बात मुझे इस नाटक को हमारे समय के लिए प्रासंगिक बनाती है। मैंने जैसा अभी पहले कहा कि ये जो चुनौती उन्होंने स्वीकार की है, इस चुनौती के कारण, इस चुनौती के स्वीकारने के कारण एक रचनाकार के रूप में उनका सम्मान मेरे मन में और ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ युद्ध के विरोध की खूब सारी बातें हैं, हिंसा, युद्ध, घृणा, उसके विरोध की, और ये सारी बातें मुझे लगता है कि जब लेखक इन पौराणिक चरित्रों के मुंह से कहलवा रहा है तो कहीं उसके जहन पर उसका समकाल बहुत जोर से दस्तक दे रहा है। हम अपने चारों तरफ जो समय देख रहे हैं उस समय की अनुगूंजें इस नाटक में मुझे सुनने को मिलती है। तो मैं इस बार के लिए इतना ही कह रहा हूं। मैं ये भी चाहूंगा कि इस नाटक की रचना प्रक्रिया के बारे में जो भूमिका में हेतु जी ने लिखा है उससे आगे भी वे कुछ और कहें तो इस नाटक का आस्वाद करने में हम लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन ये संचालक जी पर, सुंदरम जी पर निर्भर करेगा कि वे इस चर्चा को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कस्तूरी का आभारी हूं मैं कि उन्होंने मुझे अपने प्रिय मित्र की इस एक बहुत अच्छी किताब पर बोलने के लिए अपना मंच